जैसे हमने अभी तक देखा था क्या, नीति शास्त्र, ठीक है ना। नीति शास्त्र क्या, नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली जो आचरण और चरित्र को निर्धारित कर रही है, उसी का अध्ययन हमारा क्या था, नीति शास्त्र। इसमें हम लोगों ने स्रोत देखा। स्रोत कौन कौन से हैं, धर्म है, कानून प्रणाली है, मानव विवेक, संस्कृति, परिवार प्रणाली, चिंतक और दार्शनिक। ठीक, इनके अलावा अगर देखा जाए तो नीति शास्त्र का महत्व जो है ये हमने बताया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या क्या प्रभाव इसकी कमी से पड़ेंगे, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। फिर उसके बाद हमने बताया है कि नीति शास्त्र के आयाम शाखाओं के आधार पर 3 हैं। एक है मानकीय, दूसरा है हमारा अधिनीति शास्त्र और तीसरा क्या है, व्यवहारिक। हम लोग मानकीय नीति शास्त्र देख रहे थे, इसमें हमारे 3 हैं, ठीक है ना। क्या, एक हमारा है परिणाम निरपेक्षवाद, जिसको डिओन्टोलॉजी कहते हैं, इसको हम लोगों ने पूरा समझ लिया। और फिर फाइनली हमारा क्या है, परिणाम सापेक्षवाद यानी प्रयोजनवादी नीति शास्त्र। अगर इनके उदाहरण की बात करें, ठीक है ना, यानी टीलियोलॉजिकल के उदाहरण की हम लोग बात करें तो इसके 5 उदाहरण हैं, ठीक है ना। 5 उदाहरण में हमारे कौन कौन से आते हैं, एक है स्वार्थवाद, एक है हमारा कौन, सुखवाद, एक है हमारा उपयोगितावाद, ठीक है ना, एक है हमारा पूर्णतावाद और एक है हमारा क्या, विकासवाद। जैसे उसमें आप लोगों ने ओडोंटोलॉजी में क्या डाला था, कांट और गीता का निष्काम कर्म। इसमें क्या डालेंगे, टीलियोलॉजिकल में 5 डालेंगे। क्या, एक स्वार्थवाद। अब स्वार्थवाद जानिए क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ठीक, क्लियर। स्वार्थवाद, इसका अर्थ क्या है, इगोइज्म। इगोइज्म का मतलब क्या, कि स्वार्थ से परिपूर्ण, मतलब स्व के लिए, स्व अर्थ जहां साबित हो रहा हो। जैसे दिया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति में स्वार्थी होता है और उसे प्रत्येक निर्णय इसी आधार पर करने चाहिए कि उसका अधिकतम स्वार्थ किसमें है। इस विचारधारा के समर्थक आपको बता दिया था, इन तीनों के नाम डालिएगा। दूसरा हमारा क्या है, सुखवाद, जिसको हम लोग हेडोनिज्म कहते हैं। सुखवाद क्या है, कि हर व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, सुख। भाई सुख भी एक परिणाम है, ये क्या है, परिणामवादी। सुख भी क्या है, परिणाम, ठीक। सुख चाहे कैसे मिला, ठीक है ना, उसको सुख चाहिए, हेडोनिज्म, ठीक। वही इसमें कहा है कि सुखा कांची होता है, इसलिए वही विकल्प चाहिए जिससे कि वह अधिकतम सुख क्या कर सके, प्राप्त कर सके। वो वही विकल्प चूज करेगा, वो नियम कानून के बारे में बात नहीं करेगा, वो केवल और केवल किसके बारे में, फल प्राप्ति। और फल क्या है उसका, सुख, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा हमारा क्या है, उपयोगितावाद, ठीक। उपयोगितावाद में आइए, सुखवाद जहां व्यक्तिगत सुख पर बल देता है, उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर व्यक्त करता है, ठीक है ना। जैसे अगर व्यक्तिगत है तो ये सुखवाद, ठीक। और अगर कई लोगों के सुख पर ध्यान देता है तो ये हमारा क्या हो गया, उपयोगिता हो गया, ठीक है ना, उपयोगितावाद है। इसे परार्थवादी सुख भी कहते हैं। आधुनिक शास्त्र में बेंथम, मिल और सिजविक, ठीक है ना, इन तीनों लोगों के उदाहरण जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अगर सुखवाद की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक, किसका किसका, बेंथम, मिल और सिजविक, ठीक। उसके बाद आ जाइए विकासवाद। विकासवाद में हम लोग क्या है, उत्तरजीविता के संघर्ष की भारतीय नैतिक सिद्धांतों में भी क्या करता है, संघर्ष। आपने सुना होगा क्या, कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किसका है, डार्विन का है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हमारा किसका है, डार्विन का सिद्धांत है। डार्विन का सिद्धांत ये कहता है कि संघर्ष ही जीवन है। उसका अच्छा जीता जागता उदाहरण कौन है, आपका कंपटीशन, ठीक है ना। कंपटीशन आप देने जाते हो, कंपटीशन आप जब देने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो योग्यतम होगा, ठीक है ना, जो उन सब में योग्य होगा, ठीक है ना। यहां क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस
यानी हमारे एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल क्या है, आवश्यक है। ये डार्विन ने दिया था। सेम वही चीज यहां ये कह दिया है क्या कि उत्तरजीविता के संघर्ष की भांति नैतिक सिद्धांतों में भी क्या चलता है, संघर्ष चलता है। ठीक है ना, यही हमारा सिद्धांत है कौन सा, विकासवाद। और तीसरा है हमारा पूर्णतावाद। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य होता है। भावनाओं को बुद्धि में नियंत्रण रखने में ये क्या होगा, संभव होगा। तो मतलब ओवरऑल अगर हम लोग टीरियोलॉजिकल सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें 5 टर्म्स हमको ये याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, स्वार्थवाद, सुखवाद, ठीक, उपयोगितावाद, विकासवाद और हमारा कौन, पूर्णतावाद। ठीक है ना, ये टीलियोलॉजिकल में हम लोग किसकी बात करते हैं, केवल और केवल रिजल्ट की बात करते हैं, नियम कुछ भी हो। ठीक है ना, वॉट एवर बी द रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है ना, हम लोग केवल और केवल ओनली हम लोग किस पर डिफाइन कर रहे हैं, रिजल्ट पर। ठीक है ना, लेकिन हमारा ओडोंटोलॉजी किस पर आधारित है, ओडोंटोलॉजी हमारा केवल और केवल किस पर आधारित है, रूल्स पर आधारित है। रिजल्ट कुछ भी हमारे हो, हमारे रूल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है ना, अगर रूल्स सही हैं, नियम से हम लोग चल रहे हैं, रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो यहां हम क्या उचित परिणाम को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, परिणाम न भी मिल सकता है लेकिन हमको क्या प्राप्त करना है, नियम सही चलना है। जैसे आपको उदाहरण मैंने दिया, वो ओडोंटोलॉजी का उदाहरण कौन था, स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप क्या कहता है कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको अपने डिसिप्लिन के हिसाब से चलना पड़ेगा, मतलब आपको स्पोर्ट्स एथिक्स फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप यही टीलियोलॉजी में जा रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से गेम को जीतो, एंड दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज क्या, गेम्समैनशिप। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, गेम्समैनशिप कह रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं, एक तीसरा सिद्धांत है सद्गुण नीतिशास्त्र यानी वर्च्यू एथिक्स। ये गुण ठीक पे डिफाइन करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण केवल प्लेटो और अरस्तु पर है। उदाहरण के लिए जान लीजिए कि किसी व्यक्ति में न्याय का सद्गुण है, ठीक है ना, तो जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी उसका व्यवहार कैसा होगा, न्यायपूर्ण। अगर कोई सत्य पर आधारित है, जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना, सत्य के लिए उन्होंने सारे त्याग कर दिए। ठीक है ना, तो वो भी उनका क्या है, एक वर्चू है। वर्चू का मतलब क्या, गुण। ठीक है ना, यहां हम लोग मूल्य आधारित भी कह सकते हैं। दैट वन इज बेस्ड ऑन क्या, मूल्य, वैल्यू। ठीक है ना, तो वो उनका वर्चू है, वो उनका क्या है, वर्चू, न्याय आधारित। ठीक, क्लियर। जैसे आप लोग वो पढ़ते हो, दर्शन पढ़ते हो, ठीक, तो हम लोग न्याय दर्शन पढ़ते हैं, गौतम का न्याय दर्शन है ना, किस पर आधारित है, न्याय पर। ठीक, इसी तरह सांख्य दर्शन कपिल का। ठीक, तो किसी एक वर्चू को लेते हुए क्या है, वो बढ़ा गया है। ठीक है ना, क्लियर। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो यहां 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, एक प्लेटो का और एक किसका, अरस्तु का। प्लेटो और अरस्तु। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। अब आ जाते हैं मेटा इथिक्स। मेटा को मैंने आपको बताया था कि मेटा का मतलब होता है के बारे में। मेटा का मतलब क्या होता है, के बारे में। ठीक है ना, तो मेटा का मतलब यहां विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र से मतलब है, किसी भी वस्तु के बारे में विश्लेषण करना, अर्थात उसके बारे में वन टू ऑल सारी जानकारी को दे देना। इसी वजह से मेटा शब्द लगाया गया। मेटा का मतलब ये होता है कि बारे में विश्लेषण, एक हिसाब से। तो इसी वजह से इसको एनालिटिकल इथिक्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, एनालिटिकल इथिक्स। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे बच्चे तैयारी करते रहते हैं, तो जैसे यूपीएससी है, आप यूपीपीसीएस कर रहे हो, कई लोग एमपीपीसीएस दे रहे हैं, कई बिहार दे रहे हैं, तो जैसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीजें पूछी जा रही हैं। जैसे इथिक्स का अगर आप एमपीपीसीएस में देखोगे तो उसमें वन लाइनर टाइप का भी कुछ क्वेश्चन उस तरह का आता है। तो जैसे ये छोटे छोटे टर्म्स हो गए, मेटा इथिक्स हो गया, वर्च्यू हो गया, ठीक है ना,
टीलियोलॉजी हो गया, डिओंटोलॉजी हो गया, इस सब पे अलग अलग से भी छोटे छोटे उस पर भी पूछे जाते हैं प्रश्न, या कौन सा दार्शनिक किस पर आधारित है, कैसे है, ठीक है ना। तो जब समझे रहेंगे चीज़ों को तो आसानी से उसको क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे और बता देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सबका पेपर देखना आवश्यक है कि कैसे कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं। हालांकि मैं पेपर्स आपको दूंगा, मैक्सिमम आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। आगे आइए। तो अधि नीति शास्त्र का मतलब क्या, मेटा इथिक्स, मतलब अगर किसी के बारे में विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं तो ये हमारा कैसा हो गया, विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र भी इसको कहते हैं, यानी एनालिटिकल इथिक्स, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हमारा आता है यहाँ कौन सा, व्यवहारिक नीति शास्त्र, अप्लाइड इथिक्स। अप्लाइड का मतलब क्या यहाँ है, व्यवहार में जो लाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था बायो इथिक्स, मेडिकल इथिक्स, मीडिया इथिक्स, ठीक है ना, आपका एनवायरमेंटल इथिक्स, स्पोर्ट्स इथिक्स, रिफ्यूजी इथिक्स। रिफ्यूजी इथिक्स किस में आएगा, इंटरनेशनल में आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, दीज आर द टाइप्स ऑफ इथिक्स। और किस टाइप का इथिक्स माना जा रहा है ये, अप्लाइड। अप्लाइड यानी जो व्यवहार में हो, हमारे किस में है, व्यवहार में, ठीक है ना। तो दिस इज अप्लाइड इथिक्स। अब इसमें क्या कहा है, चिकित्सा नीति शास्त्र, ठीक है ना, चिकित्सा नीति शास्त्र। अब देख लीजिए, समझ लीजिए इसको क्या है। इसमें है कि नीति शास्त्र की वह शाखा जिसमें चिकित्सा प्रणाली, चिकित्सकों के व्यवहार, ठीक है ना, से जुड़े मुद्दे, ठीक, ये सब किसमें आएंगे, चिकित्सा नीति शास्त्र में। उनका भी अपना कोड ऑफ इथिक्स होता है। कोड ऑफ इथिक्स का मतलब क्या, आचार संहिता। आप देखते होंगे आचार संहिता किस लिए बनाई जाती है, ताकि हम रूल्स को, नियम, ठीक है ना, मतलब नियम को, ठीक है ना, फॉलो करें। एक नियम जो हमारे समाज में किसी के लिए बनाए गए हैं उसको हम लोग क्या करें, फॉलो करें। वही आचार संहिता अलग से मेडिकल के लिए भी बनाई गई है, मेडिकल फील्ड्स वालों के लिए भी बनाई गई है, जिसे हम लोग वहां का कोड ऑफ इथिक्स कहते हैं। तो मेडिकल कोड ऑफ इथिक्स उनको पढ़ना पड़ता है, उनको फॉलो करना पड़ता है, कि ताकि वो मरीजों से उचित व्यवहार कर सकें, ठीक है ना। भाई डॉक्टर को एक हमारे समाज में दर्जा दिया गया है किसका, भगवान स्वरूप, ठीक है ना, कि वो जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल उनको अपने हिसाब से, अगर हमने उनको सर्वोपरि रखा है तो जाहिर सी बात है उनका भी बिहेवियर हमारे लिए कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, ठीक है ना। हमें अगर वो दवा दे रहे हैं, सही दवा दे रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म, आजकल आप देख रहे होंगे कि ऐसे फील्ड्स में प्रोफेशनलिज्म बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उसमें क्या है कि वो नहीं होना चाहिए, वो अपने फायदे, स्वार्थवाद वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उनको किस में जाना है, डिओंटोलॉजी में जाना है, ना कि टीलियोलॉजी में जाना है, ठीक है ना, क्लियर। तो इन चीजों पर भी निर्भर करता है। तो वही है कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और वे इसमें दिए गए नियमों का पालन करते हुए अपने व्यवसाय यानी प्रोफेशन को चलाएं। ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेशन नहीं चला सकते, प्रोफेशन चलाएं। हॉस्पिटैलिटी जितना है दैट पर्टिकुलर इज प्रोफेशनलिज्म, लेकिन दैट वन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन। उनके भी जो कोड ऑफ इथिक्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे आइए, उदाहरण के लिए यहां दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 46 और 48 के मध्य ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला कहाँ है पता है, मध्य अमेरिका में, ठीक है ना, क्लियर। तो वहां जो है साइफिलिस एक रोग है जो जीवाणु जनित है, ठीक है ना, बैक्टीरिया से होता है, इंसानों पर प्रयोग किया था, ठीक। चिकित्सकों ने सैनिकों, कैदियों, वेश्याओं और मानसिक रोगियों को उनकी सहमति के बिना ही साइफिलिस और अन्य यौन संचारित रोगों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी कहा जाता है, से संक्रमित किया और बाद में एंटीबायोटिक दवाओं से उनका इलाज किया। मतलब ओवरऑल क्या, कि अगर हम कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आजकल हमारा क्या है कि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा विकसित हो गई, ये हम लोग किस में आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आ रहे हैं। एक हमारा टेक्नोलॉजी का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं कि अच्छी किस्मों को ले करके, ठीक है ना, दूसरे से क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं,
और फाइनली हमें अच्छे उत्पाद मिलते हैं, एक गुड रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बुरे प्रभाव भी हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरह इसी पर आधारित क्लोनिंग टेक्निक है। तो क्लोनिंग टेक्निक में भी, और यहाँ जो किया गया कि साइफिलिस बीमारी का प्रयोग किया गया, वो प्रयोग क्या है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग मेडिकल ट्रायल कहते हैं। किसी भी दवा को लेकर के आप किसी पर क्या कर रहे हैं, प्रयोग करके देख रहे हैं कि वो कितनी सार्थक है, कितनी निरर्थक है, ठीक है ना। दैट पर्टिकुलर इज क्या, मेडिसिन ट्रायल या मेडिकल ट्रायल, इसको मेडिकल ट्रायल कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। या क्लिनिकल ट्रायल में भी ये आता है, ठीक। वही ट्रायल का एक उदाहरण है। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल आप जब भी कर रहे हो तो उस क्लिनिकल ट्रायल में दूसरे की भी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि हमारा संविधान, अगर हम अपने संविधान की बात करें तो उसमें सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। खासकर एक अधिकार है जीने का अधिकार, ठीक है ना, क्लियर, जीने का अधिकार। तो यहां क्या है कि आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो किसी को बिना पूछे, वहां क्या है कि कैदियों की भी अपनी क्या होती है, एक आजादी होती है, ठीक है ना। उनके पूछे बिना कोई भी कार्य आप इस तरह का, खासकर जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, जीवन से संबंधित हो, वो आप नहीं ले आ सकते, ठीक है ना। तो वही चीज यहां समझाई हुई है कि अमेरिका ने ग्वाटेमाला में जो साइफिलिस रोग था, उसका जो ड्रग था उस पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया, कैदियों पर, ठीक है ना, कुछ मानसिक रोगियों पर, ठीक। तो ओवरऑल ये गलत था, ठीक। आगे आइए, आगे है हमारा क्या, पर्यावरण एथिक्स। पर्यावरण एथिक्स अभी अरावली मुद्दा छाया हुआ है, कितना सही कितना गलत, ये सारे मुद्दे, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ, ठीक है ना, साइलेंट वैली, ठीक, जैव विविधता आंदोलन, तो ये जितने भी इस तरह के आंदोलन हैं, ऑल दीज आर रिलेटेड विद क्या, पर्यावरण नैतिकता, ठीक, एनवायरमेंटल एथिक्स। उसके बाद आइए, उसमें भी अपना वो होता है। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा है अभी हम लोग बिहेवियरल वाला देखेंगे उसको। फिलहाल में एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के बारे में समझिए। इस क्वेश्चन के में आपसे पूछा जाता है, जैसे लॉर्ड नोलन थे, कौन थे, लॉर्ड नोलन, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था कि सार्वजनिक जीवन के मानकों पर एक, जैसे कौन कौन सी एथिक्स सार्वजनिक जीवन में आपके लिए उपयोगी सिद्ध हैं, वो नोलन कमेटी ने बताया था, अपनी रिपोर्ट में बताया था। वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। उनमें दिया हुआ है कि सार्वजनिक जीवन में निम्नलिखित 7 सिद्धांतों को इन्होंने क्या किया था, रेखांकित किया था। और दीज आर द क्या, ये वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी वैल्यूज से हमारी इथिक्स सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती है, उन पर नोलन कमेटी की ये मतलब पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको जानना है। पहला हमारा क्या है, निस्वार्थता। निस्वार्थता को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फलेसनेस, ठीक है ना, सेल्फलेसनेस, ठीक है ना, निस्वार्थता। निस्वार्थता। दूसरा क्या है, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है इंटीग्रिटी। क्या होता है, इंटीग्रिटी। तीसरा हमारा क्या है, निष्पक्षता, ठीक है ना, निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक। जवाबदेही। जवाबदेही को हम लोग क्या कहें, अकाउंटेबिलिटी। फिर खुलापन, ओपननेस, ईमानदारी, ठीक है ना, ईमानदारी, ऑनेस्टी। और फिर उसके बाद हमारा कौन, नेतृत्व। नेतृत्व यानी लीडरशिप, ठीक है ना। मतलब इनके बारे में आप लोगों को जानना है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, निस्वार्थता, मतलब स्वार्थ से रहित, ठीक है ना, स्वार्थ रहित। सार्वजनिक पद के धारकों को केवल सार्वजनिक हित के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए। उन्हें अपने परिवार,
या अपने दोस्तों के लिए वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। कल को आप ही की सिविल सेवक हो रहे हो तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने परिवार, कोई पद आया आप अपने परिवार को दे रहे हो। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ निस्वार्थता होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है, सत्यनिष्ठा। ठीक, देखिए यहाँ एक दो टर्म है, एक है सत्यनिष्ठा और एक है ईमानदारी। ठीक है ना। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा दोनों में एक बारीक लाइन है। जैसे हमने आपको बताया था रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में, जवाबदेही और जिम्मेदारी में। ठीक है ना। उसी तरीके से हमारा ऑनेस्टी हो गया और कौन, हमारा सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी, दोनों में महीन अंतर है, उसे समझ लीजिए। जैसे अगर कहा जाए, ठीक, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं। ठीक, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। ठीक, व्यक्ति ए और बी दोनों को समान वेतन मिलता है। ठीक है ना, दोनों एक ही पद पर हैं और दोनों को ही क्या मिल रहे हैं, समान वेतन मिल रहे हैं। समान वेतन वालों का एक कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है ना, जिसमें सभी को आमंत्रित किया जाता है और एक शर्त रखी जाती है कि अगर कोई भी जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है उस कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंचने के लिए सबको, जिस होटल में रुके हुए हैं उस होटल से कॉन्फ्रेंस हॉल तक आने के लिए सबको 1000 रुपए जो है वो कन्वेंसिंग का दिया जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर। ए ने क्या किया कि एक टैक्सी ले ली और कन्वेंसिंग हॉल के लिए बढ़ गया। बी भी उसके साथ क्या हो गया, आ गया उसी टैक्सी में, सेम टैक्सी में। ए ने 1000 रुपए निकाल करके दे दिया और बी ने, ठीक, बी का तो पैसा लगा नहीं, वो तो फ्री में पहुंच गया कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में। ठीक, अब वहां पहुंचने पर बी ने क्या किया, जब पैसा दिया जा रहा था 1000 सबके कन्वेंसिंग का, तो बी ने लेने से साफ इनकार कर दिया। भाई ए को दिया गया, ए तो ले लिया क्योंकि उसको पैसा मिला था। ठीक है ना, क्लियर। और बी क्या है कि बी ने पैसा लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। वहीं एक सी भी है, सी को भी जान लीजिए। सी ने कन्वेंसिंग के लिए, ठीक है ना, कन्वेंसिंग के लिए उसका 1000 दिया जा रहा था और उसका लगा केवल कितना था, 900, फिर भी उसने ले लिया। ठीक है ना। अब आइए, 3 कैटेगरी है। ए जिसका 1000 लगा और उसने पूरा ले लिया। बी जिसका 900 लगा और उसने भी पूरा पैसा ले लिया। और सी जिसका कोई पैसा नहीं लगा, वो लेने से क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। ठीक है ना, फिर भी उसको दिया जा रहा है, नहीं साहब आप लीजिए, आप लीजिए, आपका ये मेहनताना है और आपको रखना चाहिए। ठीक, क्या नहीं भाई, मेरा एक भी पैसा लगा नहीं है और मैं इनके साथ टैक्सी से आ गया हूँ, मेरा तो पैसा ही नहीं लगा, तो हम फिर काहे लें। क्या नहीं सर, ये रूल्स के हिसाब से है कि आपको दिया जाना ही है। क्या नहीं, चाहे रूल्स हो चाहे ना हो, मेरी खुद की अपनी सत्यनिष्ठा है और मैं कोई भी पैसा ग्रहण नहीं कर सकता हूं जहां मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। ठीक, तो ए जो है वो ईमानदार है, बी जो है उसको भी बेईमान आप नहीं कहेंगे। 900 भले लगा हो और उसने 1000 ले लिया तो आप उसको बेईमान थोड़ी ना कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको ऑनेस्ट कहेंगे कि उसने अपना कार्य किया और जितना मेहनताना तय था उसने ले लिया, भले उसने बचा लिया। ठीक, लेकिन सत्यनिष्ठ उसे आप कहेंगे कि जिसने किया नहीं और फिर भी उसको मिल रहा है और उसने लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया।
ये सत्यनिष्ठा है। ये क्या है? सत्यनिष्ठा। ठीक है ना? क्लियर? मतलब क्या कि किसी भी ईमानदारी पर कट्टरता से टिके रहना, यानी ईमानदारी में भी लेवल हो गया आपका, ठीक है ना, उस पर टिके रहना, दैट पर्टिकुलर इज क्या? इंटीग्रिटी। वो इंटीग्रिटी यहां कहा है, यह ईमानदार होने और नैतिक सिद्धांतों के प्रति सुसंगत और समझौता न करने वाली निष्ठा का अभ्यास है। भाई ईमानदार तो आप हैं। जैसे अगर आपका निर्धारण ये है कि ऐसा है कि माह में आपको कितना मिलना है, 50,000, आपकी तनख्वाह डिफाइन कर दी गई, ठीक? क्या हुआ? कर्फ्यू शहर में लग गया, 15 दिन ही कार्यालय चला, आपको मिले कितने? 50,000, और बी को मिले कितने? 50,000। ए ने ले लिया तो क्या बेईमान हो गया? नहीं भाई, उसको जब जब बुलाया गया वो आया। कर्फ्यू लगना दैट पर्टिकुलर इज अ चांस, वो एक चांस था। लेकिन अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी? बी की, तो इसने क्या कर दिया? साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें 25,000 केवल दीजिए, हम 25,000 पे संतुष्ट हैं। ठीक है ना? तो ये उसकी क्या है? सत्यनिष्ठा है। मतलब ईमानदारी की पराकाष्ठा, वो कहीं से भी किसी तरह से समझौता नहीं कर रहा है। वही चीज यहां कहा है, क्या? कि सुसंगत और समझौता न करने वाली निष्ठा का अभ्यास है। ठीक है ना? क्लियर? आगे आइए। जैसे यहां दिया हुआ है उदाहरण के लिए कि महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन अनुकरणीय नेता थे जो अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। संकट के समय दोनों ने अपने मूल्यों का पालन किया, जैसे लिंकन गुलामी के उन्मूलन के लिए और गांधी जी अहिंसा के लिए। ये तो अलग उदाहरण दे दिया सत्यनिष्ठा का, इसमें सत्यनिष्ठा जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? लेकिन ये कहा जा सकता है कि भाई गांधी जी को भी लालच दिए गए कि आप सत्याग्रह छोड़ दो, आओ सुखद लाइफ जियो, ठीक? लेकिन उन्होंने अपने पथ को छोड़ा नहीं, तो वो भी सत्यनिष्ठा की क्या थी? पराकाष्ठा थी। ठीक है ना? ईमानदारी की पराकाष्ठा, दैट इज सत्यनिष्ठा। ठीक? आगे आइए। फिर हमारा क्या है? निष्पक्षता। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिविटी। निष्पक्षता में क्या है कि व्यक्तिगत राय व पूर्वाग्रह के बजाय सत्यापित तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेना। ठीक है ना? क्लियर? जैसे हमारे यहां ये अवधारणा बना दी गई है, मान लीजिए कि ऐसा है कि इस तरीके से कि एक जाति विशेष आतंकवादी हो सकता है। ठीक? ये पूर्वाग्रह है। ये क्या है? पूर्वाग्रह। ठीक है ना? या इस जाति विशेष ने प्रदेश सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की है, ये पूर्वाग्रह पहले से चला आ रहा है। ठीक? आपने क्या किया? आपने न जांच की, न किसी की परवाह की, नैतिक मूल्यों को तार तार करते हुए क्या कर दिया? उसको घोषित कर दिया आतंकवादी। ठीक? तो ये क्या है? यहां निष्पक्षता का पूरी तरीके से क्या हुआ है? पालन नहीं हुआ है। ठीक? आप निष्पक्ष नहीं रह गए। ठीक? निष्पक्ष कौन है? जो क्या करे? पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत राय की बावजूद वो क्या करे? तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर क्या ले? निर्णय। क्या वाकई वो व्यक्ति ऐसा किया है? ठीक है ना? उसको किसके आधार पर? तथ्यों और आंकड़ों के आधार। ठीक? तब डिफाइन करें। जैसे दिया हुआ है, सार्वजनिक नियुक्तियां करने, अनुबंध या पुरस्कार देने और लाभ के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने सहित सार्वजनिक व्यवसाय करने, सार्वजनिक कार्यालय के धारकों को योग्यता के आधार पर चुनाव करना चाहिए। मतलब यही है कि भैया आपके यहां कोई है, जैसे कहा जाता है ना कि आजकल चल रहा है, मुद्दा भी चल रहा है कि कोई भी अपॉइंटमेंट करिए, नौकरी दीजिए सरकारी, निष्पक्ष कहा गया है ना, निष्पक्ष यानी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रखते हुए।
ठीक है ना, क्लियर। तो निष्पक्ष का मतलब क्या कि किसी एक और आप बेंट नहीं हो रहे हो कि पूर्वाग्रह से कि ये उसके आते हैं, समुदाय से आते हैं तो भैया ये अच्छे होंगे, ये इस समुदाय से आते हो तो जाहिर सी बात है कि ये बिगड़े ही होंगे। ऐसे आधार पर आप क्या कर सकते हैं, निष्पक्ष कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। अब आइए जवाबदेही। जवाबदेही क्या है, यानी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में सार्वजनिक पद के धारक, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मान लीजिए किसी कार्यालय के लिए अकाउंटेबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है, ठीक है ना। अगर आपको 35 वर्षों में 35 दिनों में कोई कार्य करवाना है, ठीक, और नहीं हो पाता है, तो आपकी जिम्मेदारी आपकी अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को तय करेगी, ठीक है ना, क्लियर। इसी तरह से है खुलापन, जैसे यहां दिया हुआ है, जवाबदेही का उदाहरण देख लीजिए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन रेल मंत्री के रूप में कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री ने अगस्त 1956 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक बड़ी रेल दुर्घटना के बाद क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। भाई हमारा काम था, हम रेल मंत्री थे, अच्छे कार्य प्रणाली को लागू करते और ऐसा करते कि कहीं भी दुर्घटनाओं की संभावना नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन यहां दुर्घटना हुई, उन्होंने अपनी जवाबदेही तय की कि यस दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट पर्टिकुलर इज माय अकाउंटेबिलिटी, दैट्स व्हाई आई क्विट, ठीक है ना, क्लियर। इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। 112 लोगों की वहां क्या हुई थी, मौत हुई, ठीक है ना। आजकल क्या है, लोगों से इस्तीफा मांगा जा रहा है कि भैया दे दो, ठीक, और वहां कोई अकाउंटेबिलिटी तय नहीं है, ठीक। वो कह देते हैं ये तो पुनरावृत्ति होती रहती है। अभी इंडियन एयरलाइंस की, ठीक है ना, अहमदाबाद में दुर्घटना हुई थी, ठीक, तो कहीं से जवाब आया था कुछ इस तरीके का कि भाई दुर्घटनाएं हैं वो तो होती ही रहती हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, ये केवल और केवल क्या है, लांछन लगाना। चलिए खैर आगे आइए, खुलापन है। फिर खुलापन का मतलब सार्वजनिक पद के धारकों को अपने सभी निर्णयों कार्यों के बारे में जितना संभव हो उतना खुला होना चाहिए। उन्हें अपने निर्णयों के लिए कारण बताना चाहिए। जानकारी को केवल तभी प्रतिबंधित करना चाहिए जब व्यापक सार्वजनिक हित की स्पष्ट मांग हो, ठीक है ना, क्लियर। उदाहरण के लिए विनोद राय ये 2010 के समय सीएजी थे, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। उस समय 2G स्कैम हुआ था 1.76 लाख करोड़ का। कितने का, 1.76 लाख करोड़ का, ये ध्यान में रखिए। ए रजा सस्पेक्ट थे, ठीक है ना, उन्हीं पर सारे केस चल रहे थे, ठीक है ना, क्लियर। तो उन्होंने इसको पकड़ा था, विनोद राय ने, कैग ने, ठीक, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल 2G घोटाला का खुलासा करके सीएजी के कार्यालय को खुलेपन और पारदर्शिता के उदाहरण के रूप में क्या किया, प्रस्तुत किया। चाहते तो 1.76 लाख करोड़ है, 0.76 लाख करोड़ भी उनको मिल जाता तो वो मामले को क्या कर देते, दबा देते। कम से कम जो अभियुक्त था वो 1 लाख करोड़ लेकर के खुश रहता, इनको 0.76 बंदरबाट हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने स्कैम को क्या कर दिया, खुलासा कर दिया। तो दैट पर्टिकुलर इज ओपननेस। ये क्या हुआ, ओपननेस। आगे आइए, ईमानदारी मैंने आपको बता दी कि भैया 900 का काम हमने किया था, 1000 मिल रहा है तो रख लिया, ठीक है ना। तो मतलब वो काम था, काम हमारे जिम्मे था, हमने काम को ईमानदारी से किया, ठीक। हमें पहुंचना था कॉन्फ्रेंस हॉल में और हमें भले 1000 में पहुंचना था लेकिन हम 900 में भी पहुंचे, ठीक है ना। तो ये हमारी ईमानदारी, जो हमें काम दिया गया है हम उसे बखूबी निभा रहे हैं, तो ये ईमानदारी है, ठीक है ना। लेकिन ईमानदारी की भी पराकाष्ठा अगर है तो दैट पर्टिकुलर इज क्या, वो सत्यनिष्ठा होगी, वो इंटीग्रिटी होगी, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। अब उसके बाद यहां दिया हुआ है
आईपीएस, ये नेतृत्व का मतलब लीडरशिप, ठीक है ना। लीडर बने ही हैं, नेता बने ही हैं, किससे? नेतृत्व से, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है भाई, कौन बताएगा? है नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है भाई? हिंदी हिंदी तो पढ़ते हैं, यूपी में अगर हैं तो हिंदी तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। महिला नेता है, नेत्री होता है। अभिनेता का क्या होता है? अभिनेत्री। तो नेता का क्या होगा? नेत्री होगा। कि महिला अभिनेत्री, महिला अभिनेता, ऐसा तो होता नहीं है। चलिए, तो नेतृत्व, जो नेतृत्व करता है वही नेता होता है। लीडरशिप, ठीक, वही लीडर, ठीक। तो नेतृत्व क्या है? सार्वजनिक पद के धारकों को नेतृत्व उदाहरण द्वारा इन सिद्धांतों को बढ़ावा देना और समर्थन करना चाहिए। भाई कोई उदाहरण दे करके नेतृत्व कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ आईपीएस अधिकारी हर्ष पोद्दार की अभिनव पुलिसिंग रणनीतियों ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई थी, ठीक है ना। उनकी अनूठी युवा संसद चैंपियनशिप ने महाराष्ट्र में अपराध और आतंक के खिलाफ लगभग 2 लाख युवा नेता बनाए, ठीक है ना। मतलब कोई एक एनजीओ या कोई प्रोग्राम के जरिए, ठीक है ना, वो समाज में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे कि समाज को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके, ठीक है ना, क्लियर। तो नेता वह है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है और रास्ता दिखाता है, ये मैक्सवेल ने कहा है, ठीक है ना। अगर ये सब भी डाल देते हैं तो अच्छा है। तो ये ओवरऑल 7 सिद्धांत हैं जिनको आप लोगों को जानना है, ठीक है ना। और ये किस कमेटी द्वारा दिया गया है? नोलन कमेटी द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब जल्दी से एक टॉपिक और देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ कहाँ गया वो? देखिए, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक, नीति शास्त्र के आयाम हमने पढ़ा रखा है, इसमें कुछ खास पढ़ना नहीं है, ये दूसरी किताब से है, एक बार इसे आप लोग देख लेंगे, ठीक। हमें जो दिखाना है वो ये है, कहाँ गया भैया? हाँ, देखिए, ये है आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए जो अभी मैंने पढ़ाया है, ठीक। दिया हुआ है नीति शास्त्र के टीलियोलॉजिकल और डीओंटोलॉजिकल, टीलियोलॉजिकल और डीओंटोलॉजिकल प्रणाली के बीच अंतर स्थापित कीजिए, ठीक। ये है आपका डीओंटोलॉजिकल। डीओंटोलॉजिकल का मतलब हमने बताया था नियम आधारित, परिणाम निरपेक्ष, ठीक है ना। नियम आधारित या परिणाम निरपेक्ष, मतलब वो नियम को फॉलो करता है, परिणाम की चिंता नहीं करता, जैसे कांट और गीता का निष्काम कर्म, ठीक है ना। तो ये डीओंटोलॉजी है। डीओंटोलॉजी किस पर आधारित होता है? कर्तव्य पर, ठीक है ना, कर्तव्य आधारित होता है। यह नीति शास्त्र का वह दृष्टिकोण है जहां किसी क्रियाकलाप के पीछे उद्देश्य सही है या गलत बिना इस पर ध्यान दिए, ठीक, क्रियाकलाप के परिणाम सही या गलत हैं, ठीक, इस पर ध्यान नहीं देता है, मतलब कर्तव्य आधारित है ओवरऑल। आगे आइए, टीलियोलॉजिकल क्या है? परिणाम, ठीक है ना, परिणामोन्मुखी, मतलब परिणाम के लिए उन्मुख, यानी रिजल्ट बेंट रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। उस ओर, तो उसको हम लोग टीलियोलॉजिकल कहेंगे। हमने आपको डिफाइन कर ही दिया है। टीलियोलॉजिकल में हम लोग क्या कहते हैं? गेम्समैनशिप, और इसमें हम लोग क्या कहते हैं? स्पोर्ट्समैनशिप, ठीक। अब आ जाइए, वही है दृष्टिकोण। इसमें क्या है? टीलियोलॉजिकल में सही या गलत का निर्णय स्वयं के क्रियाकलाप के परिणाम के आधार पर, यहां किसके आधार पर है? परिणाम के आधार पर।
मतलब हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। हम 90% पाए हैं 100 में, चाहे नकल करके पास हो, लेकिन वो क्या है, टीलियोलॉजिकल नॉलेज हमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्लियर? ऐसा भी होता है भाई, समाज में कई उदाहरण, ठीक है ना। और हमको बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। 3 इडियट्स देखें, उसमें क्या बोला है, काबिल बनो, सफलता अपने आप आएगी, वही। तो वो डीओंटोलॉजी पर आधारित है। किस पर आधारित है? डीओंटोलॉजी। तो डीओंटोलॉजी हमारा क्या हो गया, सही गलत का निर्णय क्रियाकलाप के आधार पर। आप कार्य सही करो, आपको रिजल्ट मिलना ही है, ठीक है ना। गीता भी यही कहता है कि जैसा कार्य करेंगे वैसा फल मिलेगा। कार्य करिए, फल की इच्छा मत करिए, ठीक। अब इसमें आपका आ जाएगा इगोइज्म, उपयोगितावाद, स्वार्थवाद, सुखवाद, ठीक है ना, ये सब लिख लेंगे। उसमें सार्वभौमिकता, मानव गरिमा, निरंतरता, और इनके अलावा कांट और गीता आप लिख लेंगे। उसको डिफाइन करते, अब देख लीजिए वही चीजें हैं बताई गई हैं कुछ उनके बारे में, ठीक है ना। क्या कि डीओंटोलॉजिकल यानी नियम आधारित वाले जो हैं प्राकृतिक नैतिक कानूनों पर आधारित होते हैं और ये एब्सोल्यूट होते हैं, ठीक है ना, एब्सोल्यूट होते हैं, परिस्थिति जन्य आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बदलते, मतलब हर परिस्थिति में अडिग रहेंगे, ठीक है ना। क्लियर? मतलब सत्य पे चलना है तो सत्य पे ही चलेंगे, एब्सोल्यूट है, ठीक है ना। क्लियर? और ये हर समय लागू किए जा सकते हैं, ठीक है ना। हमें मतलब डीओंटोलॉजिकल नियम हर समय लागू किए जा सकते हैं, नियम, ठीक। आगे ये यह सद्भावना पूर्ण कार्य करने को सिखाता है और दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करना है उसकी प्रेरणा देता है, ठीक। जिस व्यवहार की अपेक्षा आपने अगले से की है, ठीक। टीलियोलॉजिकल पर आ जाइए। टीलियोलॉजिकल जो है ग्रीक शब्द टेलॉस से बना है, इसका मतलब है अंतिम उद्देश्य यानी लास्ट रिजल्ट, ठीक है ना। क्लियर? उसमें ये कहा है कि ये परिणाम पर आधारित होता है। दूसरा क्या, स्थितियों और परिस्थितियों के अनुरूप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? और यह दर्शाता है कि किसी दी गई स्थिति में एक क्रियाकलाप वांछित परिणाम का प्रदर्शन करेगा या नहीं करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, टीलियोलॉजिकल। उसी में उदाहरण दे दिया है एक टीलियोलॉजिकल का, जैसे एक स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक कुत्ता सड़क के किनारे सो रहा है, ठीक है ना। तभी एक व्यक्ति आता है, उसे मारकर वहां से भगा देता है। कुत्ता भौंकते हुए क्या हो गया, भाग गया। अब आइए, ठीक, कुछ ही देर बाद एक कार ठीक उसी स्थान पर जहां कुत्ता सोया था तेजी से आती है। यदि कुत्ता सोया रहता तो उसे निश्चित रूप से टक्कर मार देता, ठीक है ना, कुत्ते की मृत्यु हो जाती, ठीक। लेकिन डीओंटोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य में आदमी जो कुत्ते को सड़क के किनारे मारकर भगाया उसकी कार्यवाही को खराब माना जाता है, क्योंकि कुत्ते को मारना क्या है, क्रूर व्यवहार। भाई टीलियोलॉजी अगर ये एक कहानी दे दे आपको और कहे भैया टीलियोलॉजिकल के हिसाब से क्या है और डीओंटोलॉजिकल के हिसाब से क्या है, तो भाई डीओंटोलॉजिकल ये कहता है कि आप सर्वथा गलत हो। क्यों? क्योंकि कुत्ते से आपने क्रूर व्यवहार किया है, आपने कुत्ते को मार के भगा दिया। लेकिन टीलियोलॉजिकल ये कहता है कि ये चीज बहुत अच्छा आपने किया, कुत्ते को मार दिया, मार के वहां से भगा दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं भगाते तो वो कार उसको रौंदती हुई चली जाती है, उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो परिणाम सुखद हुआ। तो परिणाम आधारित हमारा कौन है, टीलियोलॉजिकल है। परिणाम आधारित कौन है, टीलियोलॉजिकल है। और डीओंटोलॉजिकल हमारा कैसा, नियम आधारित, ठीक है ना, वो नियम को डिफाइन कर रहा है। समझ में आया? तो ये चीज ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे क्या चीज कही है। अब यहां दिया हुआ है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में डीओंटोलॉजिकल दृष्टिकोण लागू किया जाता है जो सजा की अनुपातिकता और अपराध के लिए उपयुक्तता का निर्धारण करती है, जबकि किसी भी कानून की
व्याख्या के लिए न्यायालयों द्वारा टीलियोलॉजिकल दृष्टिकोण उपयोग में लाया जाता है। ये ध्यान रखें। अब यहाँ न्याय प्रणाली को डिफाइन कर दिया गया क्या, कि जो भी हमारे यहाँ आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें हम लोग कौन सा सिद्धांत फॉलो करते हैं, डिओंटोलॉजिकल। लेकिन अगर हम लोगों को कानून की व्याख्या केवल करनी है तो हम लोग किसकी कौन सा दृष्टिकोण वो करते हैं, टीलियोलॉजिकल करते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को डिफाइन कर दिया, टीलियोलॉजिकल, डिओंटोलॉजिकल। ये बड़ा पूछा जाता है। और ये किस नीति शास्त्र पर आधारित है, मानकीय नीति शास्त्र। ठीक है ना, मानकीय नीति शास्त्र पर ये आधारित है। व्यवहारिक वाला अभी आप लोगों को पढ़ना ही है। ठीक है ना। अब थोड़े व्यवहारिक के भी उदाहरण देख लिए हैं। जैसे यहां दिया हुआ है आपका ये नहीं, ये वाला है। देखिए ये है आपका स्पोर्ट्स एथिक्स। ठीक है ना। ये व्यवहारिक है, अप्लाइड एथिक्स है। अप्लाइड एथिक्स में आता है। इसमें आपको जानना क्या है, जानिए। जैसे क्या है कि आप देखो यहाँ क्या है कि यहाँ 3 सिद्धांत, किसी खेल नैतिकता के आयाम को समेटने के विचार में 3 सिद्धांत है। एक टीलियोलॉजिकल, एक डिओंटोलॉजिकल और एक वर्चू। ठीक है ना, क्लियर। ये हमने बताया था, ये मानकीय सिद्धांत है। ये हर अप्लाइड पे भी लग जाएगा। कैसे कैसे लगेगा वो आप जानो। यहां दिया हुआ है, हमने अभी आपको बताया गेम्समैनशिप। ठीक। और एक हमारा कौन सा है, एक हमारा स्पोर्ट्समैनशिप है। ठीक है ना। गेम्समैनशिप क्या कहता है कि आप गेम को जीतो एनी हाउ। और स्पोर्ट्समैनशिप ये कहता है कि भैया आप नियम से खेलो। ठीक है ना, रिजल्ट कुछ भी हो। ठीक है ना। तो इसको टीलियोलॉजिकल और डिओंटोलॉजिकल कंसेप्ट्स में ढाल दिया है। आप इसको एक बार पढ़िएगा। ठीक है ना, आप इसको एक बार पढ़िएगा। ठीक है ना। अभी काफी सिलेबस है, इस वजह से मुझे कुछ चीजें आपको बस दे देनी है, समझ आप में विकसित हो चुका है। ठीक है ना, क्लियर। इनके अलावा अब देखिए, ये खेल नैतिकता में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, एक न्याय संगति यानी फेयरनेस की बात की जाए। ठीक है ना, क्लियर। कभी कभी होता क्या है कि एक गेम आपने देखा होगा क्रिकेट का, उसमें क्या था कि एक खिलाड़ी था, जब वो रनिंग कर रहा था, रन ले रहा था, तो फाइनली एक खिलाड़ी से टकरा जाता है और दूसरे खिलाड़ी ने उसको वहां न पहुंचने के कारण क्या कर दिया, आउट कर दिया। ठीक। तो जिससे टकराया था उसने न्याय संगत बात करते हुए ये डिफाइन किया कि अगर ये मुझसे टकराया न होता तो वो वहां पहुंच गया होता। ये एक इत्तेफाक था, इस वजह से इसे आउट नहीं माना जाएगा, ये न्याय संगत बात हुई। ठीक है ना। तो ऐसा स्पोर्ट्समैनशिप में देखा जाता है। लेकिन गेम्समैनशिप में अगर आप बात करें तो वहां न्याय संगत का कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक है ना। वहां तो केवल बाई हुक और बाई क्रुक हमको किसी भी तरीके से, चाहे गिरा करके, चाहे, ठीक है ना, लंगड़ी फंसा करके, फुटबॉल में तो देखते ही हैं आप लोग। ठीक है ना, क्लियर। पैर फंसाया, गिराया, आगे बढ़े, गोल। ठीक। तो ये क्रियाएं नहीं करनी। ठीक है ना। चलिए आगे दिया हुआ है क्या, सत्यनिष्ठा। ठीक। शायद ये उदाहरण मैंने दिया जो न्याय संगत वाला, वो सत्यनिष्ठा का भी उदाहरण है। ठीक है ना, कि उसने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। ठीक है ना, वो सत्यनिष्ठा का भी उदाहरण है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया हुआ है क्या, कि कृत्य प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस, कार्यों और भावनाओं का प्रदर्शन का उत्तरदायित्व को स्वयं उठाना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। कई बार खिलाड़ी और प्रशिक्षक अपनी हार के लिए रेफरी या अंपायर को दोषी ठहराते हैं। ठीक है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो मतलब उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ एक पॉइंट और, जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करें वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी डाल सकते हैं, जवाबदेही। ठीक है ना,
उसके अलावा सम्मान, सम्मान यानी क्या? रिस्पेक्ट, ठीक है ना? रिस्पेक्ट होना बहुत आवश्यक है। सभी खिलाड़ियों को चाहिए कि वे अपने टीम के साथी खिलाड़ियों, विपक्षी टीम खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अन्य अधिकारियों को सम्मान दें, ठीक है ना? कि नहीं हूटिंग करना शुरू कर दें, ठीक है ना? आजकल जैसा देखा जा रहा है, ठीक है ना, कि स्पोर्ट्स में एथिक्स की भावना नहीं रह गई है, ठीक है ना? क्लियर? तो वही सब चीजें हैं। पता चला कोई भी क्रिकेटर आया पाकिस्तान का और इंडिया वाले गए तुरंत ऐसे करने लगे, ठीक है ना, कि देखना बस अब छक्का ही जाने वाला है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, सम्मान की भावना नहीं रह गई। सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया है कि दैट वन इज रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक। आप किसी से भी ठीक अपेक्षा करते हैं कि आपके साथ वो उचित व्यवहार करे, तभी वो करेगा जब आप उसके साथ उचित व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट गिव एंड देन टेक, ठीक है ना? ये चीज है। अब उसी पर आधारित आपका कुछ एक दो केस स्टडी है, घर पे जाइएगा, पढ़िएगा, और फिर फाइनली मीडिया एथिक्स, ठीक? इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे और कई क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है ना? मीडिया एथिक्स और आपका मेडिकल एथिक्स, ये सारा जो है कल आपका ये जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का नाम है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेसेस, ठीक है ना? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये कल हर हाल में खत्म होगा, ठीक है ना? हाँ, बाय हुक या बाय क्रुक, चाहे डिओंटोलॉजिकल टर्म में या टेलियोलॉजिकल टर्म में, ठीक है ना? लेकिन खत्म करना है। चलिए, विल सी टुमारो। थैंक यू।